बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको इसहाक डार के बीबीसी को दिए गए हालिया इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, जिस इंटरव्यू के बाद नवाज शरीफ और इसहाक डार का लंदन में चलना फिरना मुश्किल हो गया है और उन्हें मुंह छुपाना पड़ रहा है। और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर की थी तो उन्होंने एक पॉइंट उठाया था जिसे हमने आपको अपनी वीडियो में बताया था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे उस पॉइंट को ज़्यादा उछाला नहीं गया, लेकिन उस पॉइंट का दुनिया पर बहुत असर पड़ा था। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया के जो अमीर तरीन ममालिक हैं जैसे कि बरतानिया, ऐसे ममालिक में हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक से लोग पैसा चोरी कर कर आते हैं और ये तरक्की याफ्ता ममालिक उनको पनाह देते हैं। इस तरह से ये ममालिक अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और हमारे जैसे ममालिक गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और फिर सैंक्शंस भी हमारे जैसे ममालिक पर लगती हैं कि आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और हमें उसकी भी सज़ा दी जाती है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे लोगों से नहीं पूछते कि तुम ये पैसा कहाँ से लेकर आए हो। इमरान खान के इस बयान के बाद बरतानिया पर पूरी दुनिया से उंगलियां उठने लगी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से, नाइजीरिया से और काफ़ी सारे ममालिक से लोग करप्शन करके पैसा लूट कर वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उस पैसे को लीगल करके वाइट मनी बनाकर वापस अपने ममालिक में कई लोग भेज देते हैं और कई लोग वहीं पर आबाद हो जाते हैं। और बरतानिया उनको इतनी सिक्योरिटी देता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म भी चाह कर भी अपने बंदे को, अपने मुल्जिम को वापस नहीं बुला सकता। नवाज शरीफ जो कि बरतानवी हुकूमत को 40 मिलियन पाउंड्स टैक्स दे रहा है और ऐसे कई नवाज शरीफ वहाँ पर जाकर आबाद हुए हैं और यही है इन तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की का राज। तो इमरान खान के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में एक हलचल मची, बरतानिया पर उंगलियां उठने लगी। बरतानिया को, ख़ास तौर पर लंदन को मनी लॉन्ड्रिंग का हब कहा जाने लगा, चोरों का अड्डा कहा जाने लगा। और इसके बाद बीबीसी जैसी कई न्यूज़ एजेंसीज मनी लॉन्ड्रिंग पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगी। बीबीसी ने इसहाक डार को, नवाज शरीफ को कई बार इंटरव्यू के लिए तलब किया, लेकिन वो आने से इनकार करते रहे। फिर बीबीसी ने कहा कि अगर आप ना आए तो हमारी डॉक्यूमेंट्री में हमारा यकतरफा मौक़िफ़ होगा। अगर आपने हमारे मौक़िफ़ को तब्दील करना है तो आकर हमारे सवालात के जवाबात दें, जिस पर नवाज शरीफ खुद तो नहीं आए लेकिन अपने समधी इसहाक डार को भेज दिया। अब इसहाक डार अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारने वाली बात तो आपने सुनी होगी, वो अपने समधी नवाज शरीफ के पाँव पर कई बार कुल्हाड़ा मार चुके हैं। इसहाक डार का ये इंटरव्यू बीबीसी के जाने माने एंकर स्टेफन सेकर ने लिया और ये इस बात पर मशहूर हैं कि ये किसी भी किस्म की बात निकलवा लेते हैं। और इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स भी बने और कई सारे सवालात भी उठे और कहा जाने लगा कि इसहाक डार को ऐसा लग रहा था कि ये इंटरव्यू जियो टीवी ले रहा है और इसके एंकर स्टेफन सेकर नहीं बल्कि हामिद मीर हैं। वो इस बात को भूल चुके थे कि ये पाकिस्तानी मीडिया नहीं है जहां पर आपकी कोई भी आएं बाएं शाएं चलेगी। और ये भी कहा जाने लगा कि अब नवाज शरीफ बरतानिया में मास्क पहनकर फिरेंगे और उसकी वजह वबा नहीं बल्कि बीबीसी का ये इंटरव्यू होगा। आप सब जानते हैं इसहाक डार नवाज शरीफ के बहुत ख़ास आदमी थे। मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात हों, किसी से मुलाकात करानी हो, इकानमी में किसी भी किस्म की हेर फेर करनी हो, डॉलर को कहाँ रोकना हो, ये सारे काम इसहाक डार ही करते रहे। इसहाक डार को ये लगता था कि वो बीबीसी पर जाकर नवाज शरीफ की मजलूमियत दिखाएंगे कि उनको अजाइलम मिलना चाहिए, उनके साथ क्या जुल्म हो रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद इसहाक डार ने नवाज शरीफ को तो क्या, खुद को भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ को इसहाक डार के मुंह पर कितनी बार कन्विक्टेड क्रिमिनल कहा गया। उस एंकर ने कहा कि नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है, मुजरिम है। और बीबीसी वाले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करते क्योंकि वो बरतानिया है। अगर नवाज शरीफ कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है और बीबीसी का एंकर उनको कह देता है तो नवाज शरीफ उस एंकर पर बल्कि बीबीसी चैनल पर मुकदमा करके बड़ी आसानी से बड़ी अच्छी खासी रकम निकलवा सकता है जुर्माने में। लेकिन जैसा कि आपको बताया कि बीबीसी वाले ऐसी बात तभी करते हैं जब उनके पास अच्छे खासे सबूत होते हैं। इसहाक डार के मुंह से बात नहीं निकल रही थी, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी, आएं बाएं शाएं कर रहा था, कोई जवाब नहीं था उनके पास। वो लड़खड़ाती ज़बान से कहते रहे कि आप देखिए ना कि ये क्रिमिनल उनको कौन कह रहा है और
अभी तक उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ है। तो एंकर ने कहा कि आप जो प्री प्लान जजमेंट लेकर आए हैं वो एक तरफ, लेकिन नवाज शरीफ क्रिमिनल हैं। इसहाक डार ने कहा कि अगर धांधली ना होती तो वो मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म होते। यानी अपना धौंस जमाने की कोशिश की कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर के साथ बात कर रहे हैं। तो बीबीसी ने कहा कि कौन ये बात कर रहा है, आप सिर्फ ज़बानी कलामी ये बात कर रहे हैं। बहुत सारी टीमें गई हैं, पाकिस्तान में ऑब्जर्व किया है, और जो सबसे बड़ी टीम थी यूरोपियन यूनियन के जो ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन तो बिल्कुल ठीक हुए हैं, और जो धांधली हुई भी है वो पीटीआई की तरफ से नहीं हुई। वही बात जो सच टीवी उर्दू आपको शुरू से बता रहा था कि इनको गुस्सा इस चीज़ का नहीं है कि धांधली हुई है, इनको गुस्सा इस चीज़ का है कि धांधली करने क्यों नहीं दी गई। आपको लगता है कि पीटीआई के वर्कर्स इतने होशियार हैं कि वो धांधली करेंगे और नून लीग वाले चुप करके देखेंगे? पीटीआई वालों को तो अपने हलकों का नहीं पता, इस बार इनको धांधली करने नहीं दी गई। मिस्टर स्टेफन ने कहा कि अगर जितनी धांधली हुई ये ना भी होती तब भी रिजल्ट्स इमरान खान के हक में ही जा रहे थे, बल्कि बेहतर जा रहे थे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने चौथी बार मुल्क का वजीर आज़म बनना था? इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन इलेक्शन थे, लेकिन इनको लेकर पाकिस्तान को बदनाम करने की बहुत सारी कोशिशें की गई। फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसका भारत ने भरपूर फ़ायदा उठाया। हालांकि गिलगित के इलेक्शंस में कोई फौजी नज़र नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए, जहां पे 32 पोलिंग स्टेशंस थे और सिर्फ 25 वोट कास्ट हुए, और इंडिया कह रहा है कि 52% वोट कास्ट हुए हैं। हालांकि वहां के मकामी लीडर्स बता रहे हैं कि हमें घरों से नहीं निकलने दिया गया, पोलिंग स्टेशंस पर सिर्फ आर्मी नजर आ रही थी। बहरहाल इसहाक डार पर वापस आते हैं। फिर जो सबसे अहम बात हुई इस इंटरव्यू में वो बूट पॉलिशिंग की हुई कि एंकर ने कहा कि नवाज शरीफ वो शख्स है जो डिक्टेटर ज़ियाउल हक के आगे पीछे फिरता था, फौजी रेजिम का पाला हुआ ये शख्स है, ये उन्हीं के हाथों आगे बढ़ा है, ये उन्हीं के हाथों पला बढ़ा है, और आज ये फौजी मुदाखलत की मुखालफत कर रहा है। ये मुनाफिकत है। उस एंकर ने कहा कि ये मुनाफिकत है। इमरान खान का धरना था, तब नवाज शरीफ ने फौज से मदद मांगी, उनकी मुदाखलत को खुद तलब किया। कादरी साहब पाकिस्तान आए तो इन्होंने फौज से मदद मांगी। कोई भी मुल्क में मसला पेश आता है तो ये फौज से मदद मांगते हैं, और आज ये कह रहे हैं कि फौज पॉलिटिक्स में क्यों मुदाखलत करती है। हालांकि फौज तो खुद चाहती है कि इस सब से हमारी जान छूटे और हुकूमतें इस काबिल हों कि खुद हर चीज़ को संभाल सकें। तो मिस्टर स्टेफन ने कहा कि ये तो हिपोक्रेसी है, यानी बदतरीन मुनाफिकत है। तो इस सवाल का इसहाक डार के पास पहले तो कोई जवाब नहीं था, आएं बाएं शाएं करते रहे, और फिर उन्होंने कहा कि ये एवोल्यूशन है, यानी माजी में आपने कोई काम किया हो जिसको उस वक्त आप सही समझते थे, लेकिन वो ज़माना जाहिलियत की बातें थी, और अब आप सिविलाइज्ड हो चुके हैं, और अब आप अपने उस हरकत को गलत समझते हैं। यानी दूसरे अल्फाज में इसहाक डार ने कहा कि हाँ, नवाज शरीफ ये सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन अब वो ये सब कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि वो सब कुछ गलत था। तो इस पर उस एंकर ने कहा कि ये कैसा इर्तिका है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तब आप कुछ और होते हैं, जब आप इक़्तिदार से हट जाते हैं तब आप कुछ और हो जाते हैं। ये इर्तिका नहीं, ये मुनाफिकत है। फिर इसहाक डार से ये पूछा गया कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। इस पर भी इसहाक डार आएं बाएं शाएं करने लगे। इसहाक डार से कहा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो इसहाक डार ने कहा कि जितनी भी है हम डिक्लेयर कर चुके हैं, उस पर इनकम टैक्स देते हैं। तो फिर उस एंकर ने कहा कि आप ये बताएं कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपने डिक्लेयर की हुई है, आप बता दें। तो इसहाक डार ने कहा कि हमारा तो सिर्फ एक घर है पाकिस्तान में, और वो भी इस रेजिम ने कब्जे में लिया हुआ है। इसहाक डार जिनकी प्रॉपर्टीज़ के अंबार हैं लंदन में, दुबई में, उनसे फिर पूछा गया कि क्या आपकी लंदन, दुबई कहीं भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसहाक डार ने कहा कि मेरे बेटों का एक घर है, बस सिर्फ एक घर है दुबई में। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इसहाक डार जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मालिक थे, एक क्रिमिनल को उन्होंने नेशनल बैंक का हेड लगा दिया और अपनी मर्जी से डॉलर के साथ खेलते रहे। इकोनॉमी के साथ वो घपले किए कि IMF को समझ नहीं आती थी। उस बेचारे के पास सिर्फ एक घर है और उसको नवाज शरीफ ने अपना समधी बना लिया। इतनी हैसियत तो हम में से भी कई लोगों की होगी, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं। क्या नवाज शरीफ हमें अपना समधी बनाएगा?
پھر اس اینکر نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہی 2 گھر ہیں تو آپ پاکستان کی عدالت میں جا کے بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہمارے پاس تو یہی 2 گھر ہیں، ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اسحاق ڈار نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، 3 سال سے میرا علاج چل رہا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ پاکستان جا سکوں اور وہاں پر عدالت میں پیش ہو سکوں۔ تو اس پر وہ اینکر حیران ہو گیا کہ 3 سال سے آپ اتنے بیمار ہیں، اور یہ کیا آپ ماضی میں اتنے بیمار تھے یا اس وقت بھی آپ اتنے بیمار ہیں کہ آپ پاکستان نہیں جا سکتے؟ تو اسحاق ڈار نے کہا کہ ہاں جی، میں اس وقت بھی پاکستان جانے کے قابل نہیں ہوں، میں شدید بیمار ہوں۔ اور وہ اینکر حیران ہکا بکا دیکھتا رہا کہ یہ آدمی جو اپنے پاؤں پر ہٹا کٹا چل کر آیا ہے، انٹرویو دے رہا ہے، ہر بات کا جواب دے رہا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے تو ان کی یہ باتیں نارمل ہو چکی ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ ابھی بھی ان کے اتنے سپورٹرز ہیں کہ وہ ان کی ان باتوں کو بھی جائز کہیں گے، لیکن وہاں یہ سب کچھ نہیں چلتا۔ لیکن واقعی میں اسحاق ڈار کو لگ رہا تھا کہ وہ جیو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حامد میر کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور سامنے سے عمران خان کو اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ہنسی مذاق اپنی جگہ، یہ پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کا مقام تھا۔ آج جس طرح سے پوری دنیا نے پاکستان کے لیڈرز کو دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حسن نواز بھی BBC پر جا چکے ہیں اور ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ جو محلات جن میں آپ رہ رہے ہیں یہ کس کے ہیں، ان کو کرایہ کون دے رہا ہے؟ تو حسن نواز نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، جس کے بھی ہیں ان کو کرایہ پاکستان سے جا رہا ہے، میں تو صرف یہاں پر رہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کے مقامات ہیں۔ اور بعد میں نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ تو میرے بیٹوں کے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے خریدے، کہاں سے خریدے۔ تو وہ بھی بڑی شرمندگی کا مقام تھا۔ لیکن آج جو ہوا، گئے تھے یہ سمپتھی لینے کہ ان کو زیادہ سٹے مل جائے برطانیہ میں، کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں، لیکن وہاں یہ بے تکی باتیں نہیں چلتی۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔